नमस्कार शोधार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष से मैं सच्ची रचनाओं को, कालजयी रचनाओं को पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं कल्लोल चक्रवर्ती जी के साथ हूँ। लगातार अपने शोधधर्मी मिजाज की वजह से मैंने इनको सर्च किया, इनकी बहुत सी रचनाएं पढ़ीं और फिर अरुण देव जी जो समालोचन चलाते हैं और बहुत ख्यात है समालोचन आलोचना जगत में, विद्यार्थियों शोधार्थियों में, सुधी सहृदय लोगों में, तो जो समालोचन की मैं आभारी हूँ कि मुझे कल्लोल चक्रवर्ती जी मिले। बकौल समालोचन कल्लोल चक्रवर्ती की तमाम कविताओं में जो मैं तलाशती हूँ शोधार्थियों, आपने देखा होगा मेरे कई यूट्यूब चैनल, अगर कविता वीडियो आपने देखे होंगे तो अस्वीकार, असंतुष्टि और अतृप्ति को मैं हमेशा आदर देती हूँ। क्लासरूम में भी अपने विद्यार्थियों की असहमतियों को मैं बहुत मान देती हूँ और कल्लोल चक्रवर्ती जी की कविताओं में वही असंतोष, वही असहमति मुझे दिखाई देती है। तो मुझे लगा कि कालजयी रचनाओं में इन रचनाओं का पाठ होना चाहिए। समालोचन में कल्लोल जी की कविताओं के लिए 2 लाइन मुझे लगता है कि उसे साझा करना चाहिए आप शोधार्थियों के साथ। बकौल समालोचन कल्लोल चक्रवर्ती की प्रस्तुत कविताओं में असहमति है। बदरंग और विद्रूप वर्तमान का एक पाठ भीतर तक, गहरे तक विचलित करता है और ये कविताएं अपने समय का नुकीला सच एक ऐसे समय में रचती हैं जिसे हर जगह से गायब कर दिया गया है। सच की अंतिम शरणस्थली कविता ही होती है। शोधार्थियों, ये मैंने उक्ति समालोचन से ली साभार। मुझे भी जो कुछ गायब कर दिया जा रहा है, बेदखल कर दिया जा रहा है, हाशिए पे कर दिया जा रहा है, उसकी शिनाख्त करने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई देती है और कल्लोल जी की इन तमाम कविताओं में मैं वो पाती हूँ। मेरे लिए भी दरअसल मुझे वही कविताएं भाती हैं या उन्हीं कविताओं को बड़ी शिद्दत से अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ना चाहती हूँ जो मेरे भीतर खलबली मचा दे, बेचैनी मेरे भीतर के कवि को जगा दे, मेरी बेचैनी और मेरी बेकली को आंदोलित कर दें। और इन कविताओं को पढ़ते हुए, इनकी पढ़ने के क्रम में मेरी अपनी छटपटाहट, मेरी अपनी रचनात्मक यात्रा और अपनी कविताओं को तलाशने, खोजने और लिखने पढ़ने के लिए भी कल्लोल जी ने प्रेरित किया। तो इन कविताओं को पढ़ते रहना और इनको पढ़ते पढ़ते मैंने अपना और अपने लिए बहुत कुछ लिखने की शर्त अपने साथ रखी है और मैं तड़प रही हूँ। इन कविताओं को पढ़ने के बाद ज़रूर कुछ कविताओं से मैं आंदोलित हुई हूँ और मैं रचूँगी। इन कविताओं ने मुझे यही दिया, बारंबार जब जब मैं पढ़ती रही, अपने को भीतर खोजती रही, खंगालती रही, मांझती रही। शोधार्थियों, जैसा कि क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल का कलेवर है, छोटा सा एक परिचय करा दूं कल्लोल जी से आपकी। तस्लीमा नसरीन के लेखों के हिंदी अनुवाद की इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं, दूसरा पक्ष और एकला चलो। ये दोनों किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय के आरण्यक का भी हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। इनका पहला कविता संग्रह कतार में अंतिम, ये पिछले वर्ष ही प्रकाशित हुआ। इन दिनों अमर उजाला में सीनियर एसोसिएट एडिटर के रूप में हैं और लगातार साहित्य और समाज में सक्रिय हैं। तमाम समसामयिक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और एक अनुवादक के रूप में, एक सर्जक के रूप में, एक रचनाकार और एक सुधी सहृदय समाज सेवक के रूप में भी कल्लोल चक्रवर्ती को मैं देखती हूँ। मुझे इन कविताओं में जो सोशल इश्यूज़ मिले, जो मुद्दे मिले, दरअसल
उन्होंने मुझे इनकी ओर ध्यान खींचा। और एक रचनाकार को ऐसा ही होना चाहिए कि लिख भर देने से वो दम ना ले ले, बल्कि नाक में दम कर दे व्यवस्था के, सत्ता के, क्रूर इर्द गिर्द आपसी आसपास की जो परिवेश है उसमें नाक में दम कर दे। तो दम लेती कविताएं ये नहीं हैं। ये कविताएं आपको सहलाएंगी बहलाएंगी नहीं, रिझाएंगी नहीं, बल्कि खिझाएंगी, और मुझे खींच देती हुई, बेकली बेचैनी देती हुई कविताएं भाती हैं। पहली कविता ही है गांधी। शोधार्थियों, मैं चाहूँगी कि आप नोटिस में से लें, अपनी समकालीन जो कुछ भी आप पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उसके साथ इसको चिन्हित करें। तमाम विमर्शों के तहत ये कविताएं आती हैं। अपने जीवन में चाहे जितने भी प्रयोग किए हों गांधी ने, अब उससे भी अधिक प्रयोग, परीक्षण और विरोध से गुजरना पड़ता है उन्हें बार बार। बापू जितने अगर नहीं तो भी गोडसे की जय बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। मूर्तियों के टूटने और स्मृतियों को मिटाने के दौर में भीड़ द्वारा बख्श दी गई इकलौती प्रतिमा है गांधी। साल में सिर्फ 2 दिन है प्रार्थना, भाषण और माल्यार्पण के लिए। जब पानी से देर तक धोई जाती है उनकी मूर्ति, फिर भी यहाँ वहाँ बची रह जाती है कितनी गंदगी, कितना मैल। गांधी गुस्सैल बच्चों द्वारा पटक दिया गया पुराना खिलौना है, जो हर बार थोड़ा टूटने पर धीमे धीमे बोलता है, हे राम, और जय श्री राम की गूंज के बीच अक्सर सुनाई नहीं देता। गांधी आधी रात को गुस्साए बेटी द्वारा घर से निकाल दिए गए बूढ़े बाप हैं, तरस खाकर जिन्हें कमरे में घुसा लिया जाता है तड़के। पसीना और कालिख लगा हुआ किताब का आखिरी जर्जर पृष्ठ है गांधी, जिसे नष्ट होना है। आंख, कान और मुंह पर हथेली रखे उनके 3 बंदर कब के विलुप्त हुए। बचा हुआ है सिर्फ मदारी। आज अगर होते तो बेहद परेशान होते गांधी। उनसे उन सब का कारण स्पष्ट करने को कहा जाता जो उन्होंने कहा या किया ही नहीं था, और जो उन्होंने किया था वह भी कम बड़ा अपराध नहीं था। मसलन उनसे पूछा ही जाता वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करने के लिए। अपने हिंदुत्व को उन्होंने ज्यादा ठोस क्यों नहीं बनाया? अगर वह अपने उत्तराधिकारी को लेकर ज्यादा स्पष्ट होते तो आज देश को क्यों उलझना पड़ता नेहरू और पटेल की अतिरंजित लड़ाई में। अतिरंजित वे भी आज फट पड़ते गुस्से में। जो लिहाज उनके चुप थे अब तक, वे गांधी से पूछते मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली से दोस्ती और खिलाफत आंदोलन में आवाज बुलंद करने की वजह। और क्या मालूम, रोज रोज सड़क पर उतरने और पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने की उनकी आदत से आजिज आकर गिरफ्तार कर लिया जाता उन्हें, या फिर देश के टुकड़े करने के अपराध में उन्हें ही कथित टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार बता दिया जाता। मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर उन्हें घर बिठा देने की विकल्प तो खैर था ही, पर मानना मुश्किल है कि इतनी आसानी से हथियार डाल देता वह जिद्दी बुढ़ा। आज तो भीड़ में से कोई छुटभैया भी उनसे निपट लेता और अंग्रेजों से लोहा लेने के उनकी बड़बोलेपन की हवा निकाल देता। और क्या पता, पाकिस्तान को उसका बकाया पैसा दिलवाने के लिए अनशन पर बैठने के जुर्म में इस उम्र में उनका पाकिस्तान का टिकट ही कटा दिया जाता। गांधी आज होते तो परेशान यह देश भी कम नहीं होता, क्योंकि उनके न होने से ही बचा हुआ है उनके होने का भरम। वह होते तो बात बात पर उनके नाम पर अर्ध सत्य बोलने की छूट नहीं मिलती। डंके की चोट पर झूठ बोलने की आदत के खिलाफ अगर कहीं अनशन पर बैठ जाता यह अड़ियल बूढ़ा, तो बहुत कठिन होता उन्हें मना पाना। अगर वह किसी दिन सड़क पर खड़े होकर सचमुच चिल्ला उठते, मैं आज भी कमजोरों के साथ खड़ा होऊंगा, या मेरे राम राज्य का तुम लोगों ने कितना गलत अर्थ निकाल लिया, तो बहुतों के लिए चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाता। तब बहुतों के लिए चुप रहने के अलावा क्या उपाय होता, जब वह कहते अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामकता के बावजूद हमने किसी सोते हुए विदेशी को बच्चों समेत जला डालने की नृशंसता के बारे में सोचा तक नहीं, और न ही एक धर्म के आस्था स्थल को ध्वस्त करने की, अपने धर्म को स्थापित करने के आत्मगौरव के रूप में देखा।
मेरे शब्दकोश में आज़ादी, आंदोलन, भूख हड़ताल और अनशन को हमेशा हमेशा के लिए हटाकर तुमने आखिर कैसे गढ़ लिए देशभक्ति, देशद्रोह, टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल जैसे शब्द? तब हम क्या कहते हैं? जब वह पूछते कि तुम लोग जब जेल में बंद स्टेन स्वामी नाम के 83 साल के एक वृद्ध को पानी पीने के लिए स्ट्रॉ तक नहीं दे पाए, तब मेरे बेमतलब के चश्मे को यादगार के रूप में सहेज कर रखे जाने का मतलब क्या? न होने से अगर गांधी बच गए हैं तो उतना ही बच गया है यह देश भी। आप देख रहे हैं, सटायर है, पॉलिटिकल सटायर। राजनीति के पूरे परिदृश्य में जो रसूख, वर्चस्व, मठाधीशी बैठी हुई है, जो रुआब आब दाब वाले क्या कह सकते हैं, एक बड़ा औरा रचते, प्रोपोगेंडा में, प्रचार में मशगूल, जो आए दिन फतवे, आए दिन अपने अपने जुमलों के लिए मशहूर हैं, जो निर्णायक की भूमिका निभाते हैं और खुद को प्रधान सेवक कहकर दरअसल सेवा तो बहुत दूर की बात है, सहयोग, सद्भाव तक नहीं समझते। उन सब पर ये चोट है, क्रूरता पर चोट है, हिंसा पर चोट है। ये गांधी के जो गूढ़ मंत्र हैं, जो जंत्री है गांधी की, कि किनसे करना है सहयोग, कहाँ करनी है हिंसा, कब हमें सत्य का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें अगर बेमानी होती जा रही हैं तो ये राष्ट्र के साथ, देश के साथ, समाज के साथ, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ बेईमानी है। सैल्यूट। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता, पिता को आखिरी चिट्ठी। पापा, यह चिट्ठी खत्म होते ही मैं आपसे मिलने की अनंत यात्रा पर निकल पड़ूंगी, माँ और छोटी के साथ। आपको पता होगा कि आपके बगैर हमारी जिंदगी इस बीच कितनी सूनी हो गई। बीमार मम्मी बिस्तर से उठ नहीं पाती, छोटी तो आपके जाने के बाद से जैसे गूंगी हो गई। आपके जाने के बाद से मम्मी ने जैसे जीने की आस छोड़ दी। हमारे जीने के लिए बचा ही क्या था पापा, गुजारा तो जैसे तैसे हो जाता, पर जब दिल ही टूट जाए तो हम क्या करती। घर से बाहर की दुनिया जितनी खूंखार और मतलबी है, उसमें आपके बाद हम 3 बेसहारा औरतें कैसे रह पाती। आपके जाने के बाद मदद के लिए जहाँ भी गए हों, अपनी पीठ पर भेड़ियों की आँखों की चुभन, तीखी चुभन महसूस की। गांव में चाचा और चचेरे भाइयों की स्मृतियों से भी मिट चुकी हम 3 अबलाएं। परचून की दुकान वाला तो भैया आपको अंकल कहता था, उसने उधार में हमें नमक तक देना बंद कर दिया। तब कई रात हमने सिर्फ आपकी स्मृतियों में गुजार दी पापा। बीमार मम्मी के होने न होने का कोई अर्थ नहीं। छोटी को आपके न होने के शोक ने तोड़ दिया। मम्मी और उसे नींद की गोलियां देते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिरी बार मैं उन्हें कुछ दे रही थी। अपना फ्लैट पूरी तरह बंद है पापा, और कहीं से हवा आने की गुंजाइश नहीं। मैंने गैस भी ऑन कर रखी है, माचिस मेरे हाथ में है। छोटी के सिर के पास मैंने एक तस्वीर रख दी है, 13 साल पुरानी, जब नैनीताल में हम उसे गोद लिए खड़े थे। आपके लिए रोते हुए वह अक्सर यही तस्वीर देखती थी और कई बार रात को अचानक जागकर कुनमुनाने लगती थी। भरोसा है कि अंतिम यात्रा पर निकलते हुए आपका आशीर्वाद होगा उसके सिर पर। या चिट्ठी खत्म कर मैं भी खा लूंगी नींद की गोलियां, ताकि हम तीनों की यह यात्रा शांति के साथ पूरी हो। हाँ, आपके जाने के बाद जैसे हम तीनों ने आपके साथ रहने की तैयारियां शुरू कर दी थी। पौधों वाले तमाम गमले हमने पड़ोसियों को दे दिए। आखिरी बार बिल्ली को घर से बाहर करते हुए दुख जरूर हुआ। जो निर्जीव चीजें रह गईं उन्हें हमारा कोई मोह नहीं होगा। आज सुबह ही घर की तमाम दीवारों पर काला टेप चिपका दिया ताकि बाहर से न आ सके हवा का एक कतरा भी। माँ को इस घर से बहुत लगाव है। आपके साथ सुख दुख के 20 साल उन्होंने इसी घर में निभाए। छोटी आपकी घड़ी और डायरी साथ ले जाना चाहती है। बहुत मुश्किल से उसे समझा पाई, इस यात्रा में अकेले ही जाना होता है। मम्मी और छोटी के शरीर में हलचल नहीं, ऑक्सीजन के बगैर मेरा भी शरीर अजीब हो रहा है। अब चिट्ठी खत्म करती हूँ पापा। दिल्ली में पिता की मृत्यु के बाद आत्महत्या कर देने वाली माँ बेटियाँ
शोधार्थियों, आप ये कविता और इसका मर्म, इसके भीतर पीड़ा, जो दंश है, जो टीस है, जो चुभन है, जो असहायता है, आइसोलेशन है, एलियनेशन है, इन सब को भाप पाएंगे। शोधार्थियों, आप जान पाएंगे एक पिता को एक बेटी की चिट्ठी, और वो चिट्ठी जो आखिरी सलाम है, आखिरी सैल्यूट है। उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा, वो 3 स्त्रियां बची हुई हैं, छोटी, माँ और बड़ी। बड़ी जो चिट्ठी लिख रही है, वो निर्मम होकर, कठोर होकर इस पूरे समाज से, संवेदन शून्य आसपास से, नात कुटुंब रिश्ते नात से, सब से छुटकारा पाना चाहती है। स्मृतियाँ समृद्ध करती हैं, स्मृतियाँ आपको लाजवाब कर देती हैं, सुधियाँ ही आपको सर्जक करती हैं। लेकिन ये कैसा सृजन कि मृत्यु का वरण। बेहतरीन कविता। अगली कविता है एक राष्ट्रवादी कविता। आप शीर्षक ही देखें, कविता का नाम है राष्ट्रवादी। हाँ, कोरोना के बाद से दिख नहीं रहा एक लाचार परिवार जो हर जाड़े में कंबल और रजाई के लिए आवाज लगाता था। नुक्कड़ में पुराने कपड़े सिलने वाला दर्जी महीनों से नजर नहीं आता। सैकड़ों वर्ष पुराने वे धर्मस्थल आज प्राचीन गौरव से के दीप्ति से चमक रहे हैं। 1000 और 500 के पुराने नोटों के साथ चलन से बाहर कर दिए गए हैं। आंदोलन, प्रेस की आज़ादी, धर्मनिरपेक्षता जैसे जुमले भी। हाँ, कुछ मुट्ठी भर किसानों ने आवाज उठाने की जरूरत की, क्योंकि उनको पैसा आ रहा है विदेश से। कहा गया उनमें से कुछ मर गए। मर तो वे तब भी जाते जब वे घरों में रहते। कहा गया कि उनके लंगर में भोजन मिल रहा था सैकड़ों लोगों को, और हम तो करोड़ों भूखों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। उसका क्या? काम पर लगा दिया गया है मालवीयों, गोस्वामियों, पात्रों, कश्यपों और चौधरियों को, जो कल तक किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिख बोल सकते थे। आज वे गूंगे बन चुके हैं। यह कह दिया गया है लानिया कि विरोध में कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। ऐसे में जो नहीं बदलेंगे वे देश बदल देने के लिए आज़ाद हैं। देश छोड़ दो। कृपया सुन लें कि पहले के सरकारों की तरह हम बदले की कार्यवाही नहीं करते। अब भी अगर आप बुलडोजर को शक्ति का नया प्रतीक मानने से इनकार करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है श्रीमान, कि प्रधानमंत्री को हर सुबह गाली देने के बाद भी आप बिल्कुल सही सलामत हैं। ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी है? ये कैसा आज़ाद देश है? कल्लोल चक्रवर्ती आपको उस पीड़ा की ओर आपका ध्यान खींचते हैं। इस पूरी कोरोना की वैश्विक आपदा ने, इस महामारी ने और इस सरकारी असरकारी तमाम नीतियों ने हमें किस तरह से दरबदर किया है। हम किस तरह से एक तानाशाही, एक अधिनायकवाद, इसे अधिनायकवाद ही कहती हूँ मैं, इस मठाधीशी के शिकार हो रहे हैं। ये जो कुटिल चालें चलते हैं, ये सत्ता और जनता कभी एक हो नहीं पाती, उनमें कोई आवाजाही नहीं है, बड़ी फांक है। दोनों एक दूसरे से संवाद नहीं करते, दोनों की बोलचाल बंद है, और उस पर दावे, बड़े बड़े वायदे। तो इन दावों और वादों के बीच पिस कौन रहा है? जनता। सत्ता खामोश है, सत्ता अपनी चाल में सफल है, तोड़ दिया है डिवाइड एंड रूल। हम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। पहले जात जमात के नाम पर, समूह समुदाय के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, और अब तो खंडित हो रही पूरी की पूरी मानवता। अब मनुष्य को मनुष्य चिन्हाई नहीं देता, हम चिन्हते नहीं, एक दूसरे को पहचानते नहीं। बेहतरीन कविता है। तमाम वैश्विक आपदाओं में हमें और संगठित हो जाना चाहिए, एक सूत्रित हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो सोशल डिस्टेंसिंग से सोल डिस्टेंसिंग का मामला हो गया। और इस मामले में जो कुटिल लोग हैं, क्रूर लोग हैं, हिंसक लोग हैं, जो राजनीति जानते हैं केवल, और वो भी क्रूर राजनीति, निहितार्थी राजनीति, स्वार्थी राजनीति, आत्मकेंद्रित राजनीति, वे सभी सफल रहे। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो लेखक हो, साहित्यकार हो, विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, सर्वहारा हो, मजदूर हो, सब बेदखल कर दिए गए। सब सड़कों पर थे, सब
स्खलित हो रहे थे, सब विस्थापित हो रहे थे। ये पीड़ा, ये बड़े कैनवास की कविता है शोधार्थियों। और अब अगली कविता कुत्ते। गाय पर बात करते करते हम कुत्ते तक पहुंचते हैं। संस्कृति की तलाश हमें ले जाती है विदेशी नस्ल के एक से खूंखार कुत्ते तक। डरे हुए आदमी को कुत्ते का साथ मिले तो उसका आत्मविश्वास ही नहीं, दुस्साहस भी बढ़ता है। फिर ये जो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा सड़क घेरते हुए दूसरे डरे हुए आदमी को हाशिए पर धकेल देते हैं। इस समय कुत्ता समय में कुत्ता ही बनाता है आदमी की हैसियत। सुबह सुबह एक आदमी कुत्ते के साथ भागा जा रहा है या कुत्ता भगा ले जा रहा है उसको। घरों में जितने कुत्ते हैं सड़कों पर उनसे ज़्यादा हैं। यहाँ से वहाँ तक चलते फिरते बैठे घूरते जर्जर कंकाल अपनी जीभ निकाल हवा में संबंधों की उष्णता की तलाश करते हुए कुत्ते। हड्डी की ठठरी बनी एक काली कुतिया ने कार के नीचे 5 कुत्ते जने। कपास से सुंदर और नर्म आज कोई इन गदबदे पिल्लों को गोद में उठा अपने घर ले जाने को तैयार नहीं है। फिर भी रह रहकर उसकी आशंकित माँ कार के नीचे पहुंचती है बच्चों को दूध पिलाने, यह देखने की उसकी संततियों पर किसी की नजर तो नहीं। एक कुत्ता आंख बंद कर पृथ्वी पर लेटा है, जैसे यहाँ उसके लिए समाप्त हो गई है तमाम संभावनाएं। एक कुत्ता पालतू होने के लिए पैदा होने के बाद से पूंछ हिला रहा है, पूंछ हिला रहा है। कार में एक विदेशी कुत्ते को शान से बैठा देखने के बाद से आती जाती तमाम कारों पर झपटता है गुस्सैल कुत्ता। इन निरीह दुर्बल अनाकर्षक कटखने कुत्तों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सिंबॉलिक है शोधार्थियों, विद्यार्थियों याद रखिएगा, कुत्ता शब्द सिंबॉलिक है। ये दरअसल कोई नस्ल हो सकती है जिसके भीतर निरीहता, दुर्बलता, अनाकर्षण और बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा क्षोभ, बहुत सारी असंतुष्टि, अतृप्ति, नाराजगी भरी हुई है। वो नस्ल है ये। कोई बड़े अनमने ढंग से फेंक जाता है उनके आगे रोटियां। किसी शाम को एक गली में रुकती है कार और गली के तमाम कुत्ते दौड़ते हैं दूध पीने। उधर विदेशी कुत्तों के साथ जीवन बिताने की कला सिखाई जाती है। सीखी जा रही क्रूरता और निशंसता, भौंकने, गुर्राने, झपटने और जान लेने के नए तरीके इस कुत्ता समय में। देखिए सिंबॉलिक है, नस्ल की बात हो रही है और समय कुत्ता। कुत्ता शब्द भर से नुकीले दांत, हिंसक नाखून, काट खाने, उग्र, आक्रामक, उत्तेजक, ये सारी चीज़ें, ये सारी विशेषताएं याद आती हैं। समय कुत्ता हुआ जा रहा है। ये समय क्रूर हो चुका है, हिंसक हो चुका है, आक्रामक हो चुका है, आतताई हो चुका है। ये विपद लाने वाला है, ये चोट पहुंचाने वाला है, ये अपने कुटिल तेज दांत और नाखून से दबोच लेने वाला है। इस कुत्ता समय में वफादारी के सिवा सब कुछ सीखना जायज़ है और ज़रूरी भी, केवल वफादारी नहीं। मैं सल्यूट करती हूँ, बेहतरीन कविताएं हैं कल्लोल जी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।